हम आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एंड अभी जो है ये नोट्स मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है, जो आप हर एक वीडियो में हिंदी मीडियम का नोट्स देखते हैं उसी का नोट्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो है इसमें टोटल A to Z पेट्रोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो जो है वो बन चुका है। और पेट्रोलॉजी का पार्ट 1 में केवल हम पेट्रोलॉजी का, ध्यान दीजिएगा, केवल सैलकी का, मतलब ज़्यादा नहीं, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन है, जो कि हर एक क्वेश्चन का मान 5 मार्क्स है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको कंप्लीट कीजिएगा, इसके बाद ही इसमें आइएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं समझ में तो आएगा, बिकॉज ये भी हर एक जो ये क्वेश्चन है सबका 5 मार्क्स का इसका जो है ये है। लेकिन हाँ, 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स कम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि 5 वाले में ही 3 भी आ जाएगा, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और 5 में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 मार्क्स के हैं, इसको इग्नोर करने से आपका ही नुकसान होगा, इसलिए थोड़ा सा बोलते हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो समझिएगा, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर आगे। इसमें लिखा हुआ है कि आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। जो ध्यान से सुनिएगा, और इसको तो लिखना ही है, लेकिन ध्यान से सुनते चलिए, थोड़ा सा कंप्लीट भी हो जाएगा। कि पेट्रोलॉजी के अंतर्गत 3 प्रकार के चट्टानों के बारे में हमें पढ़ना होता है। उसमें से जो पहला चट्टान है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो उसी के उत्पत्ति पढ़ना है, विशेषता बताना है एवं आर्थिक महत्व की विवेचना करना है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स के पूछेगा एग्जाम में, एकदम लाइव है कि एकदम पक्का पूछेगा ही पूछेगा, इससे अलग आपका नहीं पूछने वाला। ओके, चलिए अगला। आग्नेय शब्द अंग्रेजी के शब्द इग्नियस का हिंदी रूपांतरण होता है, जो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से उत्पन्न हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जिसका अर्थ अग्नि इंग्लिश में फायर होता है। भूगर्भ की निचली परतें अत्यधिक गर्म है। ओके, कि जो पृथ्वी की जो निचली परत है वो अत्यधिक गर्म है। पृथ्वी के अंदर स्थित पदार्थ ताप एवं दाब के कारण मैग्मा में बदल जाती है। जब ये मैग्मा ठंडी होकर लावा में बदल जाती है तो इनका रंग लाल या काली हो जाती है। इसलिए इससे बड़ी चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसे ही प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। हालांकि ये सभी वीडियो हम पेट्रोलॉजी के चैप्टर में कंप्लीट करा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान वे हैं जो ठोसी भवन से बनी हुई है, मतलब कि स्टार्टिंग में ये द्रव लिक्विड फॉर्म में आग होती है और ये आराम से ठोस होने की प्रक्रिया में, उसको हम लोग ठोसी भवन कहते हैं, तो ठोस होने की प्रक्रिया से ये ठोस बन जाती है, उसी को आग्नेय चट्टान कहते हैं। चाहे इनका निर्माण भूगर्भ में हुआ हो या भूतल पर। कॉन्सेप्ट क्लियर? कि आग्नेय चट्टान जो है ठोसी भवन से हुआ है। अब ठोस चाहे वो धरती के अंदर में ठोस बन गया हो या ऊपर पर। ओके, आगे आग्नेय शैल की विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना है। आग्नेय चट्टान अत्यंत ही कठोर होती है, पहला विशेषता। अगला, ये रवेदार या दानेदार होती है। ठीक है, हालांकि रवेदार आप समझ पा रहे होंगे, रवेदार क्या होता है? थोड़ा सा दाने जैसा होता है। ठीक है, मैग्मा के ठोस होने के गति के अंतर के साथ इनके रवे जो होते हैं, रवे खे मत पड़िएगा, रवे है, अत्यंत महीन से लेकर अत्यंत बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये परत विहीन होते हैं, मीन्स इसमें किसी प्रकार का कोई भी परत नहीं पाया जाता है। अगला, ये जीवाश्म विहीन भी होते हैं, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब अभी तक आप देख लिए। इसमें पहले उत्पत्ति तो पढ़िए लिए आप, ये वाला जो था उत्पत्ति था। विशेषता अभी देख रहे हैं, उसके बाद आर्थिक महत्व देखेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो विशेषता में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, परत विहीन होता है, जीवाश्म विहीन भी होता है। आगे बढ़िए, अभी 5वां विशेषता है, रेड कलर हो गया है, कोई बात नहीं। आग्नेय शैल की निचली भाग की अपेक्षा ऊपरी भागों में संधियाँ अधिक पाई जाती है, मतलब कि चट्टान के बीच में उतना दरार नहीं होगा, लेकिन ऊपर में थोड़ा संधि ज्वाइंट हो सकता है।
अगला छठा, इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया एवं भूगर्भ में ही मैग्मा के जमने से होता है। आगे समझ में, ज्वालामुखी क्रिया से तो होता ही है, लेकिन भूगर्भ में ही अगर मैग्मा जम जाता है तब उसको ही भी हम लोग आग्नेय चट्टान ही बोलेंगे। अब देखिए इसका जो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए, तो ये जो विशेषताएं हैं उसी के हिसाब से हम लोग इसका उपयोग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक महत्व के बारे में नहीं लिखे हैं, आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल ही जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टान से संबंधित। आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण को आपको लिखना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए हम फेस टू फेस वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आपको साउंड से ही लग रहा होगा आजकल ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। 5 दिनों से लगभग आपको आवाज़ ऐसे ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है। आग्नेय चट्टानों के प्रकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। खनिजों की रचना, मतलब क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों के प्रकार में पर्याप्त अंतर तो होता ही है, और खनिजों की रचना, रंग एवं आकार इत्यादि के कारण आग्नेय चट्टानों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब केवल सैल्की को 3 भागों में बांटा गया था, लेकिन अब आग्नेय चट्टान को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जा रहा है। पहला, उत्पत्ति प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण किएंगे, तब उसमें भी 2 प्रकार के हैं। नंबर 1, आंतरिक आग्नेय सेल, जिसको अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं, एंड बाह्य आग्नेय सेल, इसको भी हम लोग बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा और आपको फिर से समझाता हूँ। जो सेल की था, सेल की, इसका 3 प्रकार हुआ। पहला को बोले आग्नेय, दूसरे को बोले अवसादी, ठीक है, दूसरा को बोले अवसादी, और तीसरा को बोल दिए कयांतरित, जो कि पिछला वीडियो में हम लोग फाइनल कर चुके थे। अब आग्नेय है, एकरो 2 भाग है भैया, इसका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब जो पहला वर्गीकरण है इसी का भी 2 प्रकार है, जिसको अंतर्वेदी और बहिर्वेदी भी हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो पता चल गया। आंतरिक में जो अंतर्वेदी आग्नेय सेल बना, इसको अंतर्वेदी बोलेंगे, और बाह्य आग्नेय सेल को बहिर्वेदी बोलेंगे। अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा थोड़ा सा। बी में रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण होगा। ओके, अब जो नंबर 1 था उत्पत्ति प्रक्रिया के अनुसार था, लेकिन नंबर 2 जो है रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें रासायनिक संरचना वाले में आग्नेय चट्टानों का रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है। सिलिका के मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए, इस संरचना के अनुसार भी 4 प्रकार के होते हैं आग्नेय सेल। ये सब आपको लिख लेना है, लिखना है। ठीक है, पहले वाले को बोलते हैं एसिड या अम्ल प्रधान आग्नेय सेल। नंबर 2 को पैठिक बोलते हैं, पैठिक क्या बोलेंगे, पैठिक। ओके, आगे नंबर 3 है, उसको मध्यवर्ती आग्नेय सेल बोलते हैं। आगे वाले को अल्ट्रा बेसिक आग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक है, अब जो सी था वो था आग्नेय चट्टानों में खनिजों के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत यहाँ पे ये कोमा दिया हुआ है, डैश, आग्नेय चट्टानों में खनिजों की उपस्थिति आंकी गई है, कि मतलब जो आग्नेय सेल जो होते हैं उसमें भी खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, लेक एवं मीड, क्या है, लेक एवं मीड, ये वैज्ञानिक का नाम है, लेक एवं मीड। ठीक है, के अनुसार आग्नेय सेलों के मुख्य खनिजों का योग कुछ इस प्रकार से है, जो कि इधर अब हम लोग करेंगे। अब जो तीसरा प्रकार था उसमें आग्नेय चट्टान में जो फेल्सपार होता है वो 50% होता है। ओके, और जो क्वार्टज होता है वो 20% होता है। हॉर्नब्लैंड एवं ओलिविन जो होता है 17% होता है। अवावरक जो होता है उसको हम लोग 7.5% लेते हैं। ओलिविन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अन्य खनिज जो है आग्नेय सेल में 5% होते हैं, जो कि अज्ञात है, इनके बारे में पता ही नहीं चला कि ये कौन से खनिज होते हैं। ओके, अब देखिएगा, यहाँ पर तो सबके बारे में हम कर दिए बहस, लेकिन उसमें जो था एक और चीज़ कि अंतर्वेदी आग्नेय सेल जो है, अंतर्वेदी आग्नेय सेल को हम ना क्वेश्चन बना दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको अंतर्वेदी आग्नेय सेल वहाँ पर ही लिखना है, या बाद में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन बना दिया। ये कब काम करेगा, 5 में तो काम किया ही किया, 3 मार्क्स वाले में भी ये काम कर देगा। अंतर्वेदी आग्नेय सेल में जब मैग्मा तथा लावा पृथ्वी के अंदर जमकर ठोस का रूप लेगी, मतलब पृथ्वी के अंदर में मैग्मा लावा का निर्माण होता है तो अंदर में जमकर ठोस का रूप ले लेती है, तो इनसे बने सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर राइट नाउ, कोई दिक्कत नहीं। ओके,
अब अंतर्वेधीय से संबंधित एक चीज आता है, पतालीय आग्नेय सेल क्या है। 3 नंबर का ये भी बेस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ऊपर उठता हुआ तरल लावा, मतलब जब लावा अंदर में गर्म है, मैग्मा गर्म है तो ऊपर उठना चाहती है, तो ऊपर उठता हुआ मतलब उठ ही रहा है तो उसमें प्रतिरोध लगता है। जैसे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाने का हम प्रयास करेंगे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है गोला, इसके 3 लेयर, ऊपर वाले को परपट्टी, बीच वाले को मेंटल, इसको क्या बोलते हैं क्रोड। यहाँ पे मान लीजिए मैग्मा है, यहाँ पे क्या है रेड कलर का मैग्मा है, क्या है मैग्मा है, इस जगह पे मैग्मा हो गया, और ब्लू और ये सब क्या है मैग्मा। ये सारी चीज़ें जब निकलेगी तो निकलते क्रम में इनके साथ जो होगा कि बीच में निकलना चाह रहे हैं यहाँ से, लेकिन ऊपर का जो परपट्टी है ये भी मजबूत है तो नहीं निकलने देगा, तो ये जो आग्नेय सेल बनेंगे ये इधरे बन जाएंगे जम जम के। तो उस चीज़ को लिखे हुए हैं, इसको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जब ऊपर उठता हुआ लावा मैग्मा, ठीक है ना, धरातलीय अवरोधों के कारण, कि ऊपर से जब प्रेशर लगता है उस अवरोध के कारण भूगर्भीय दरारों, नलियों एवं छिद्रों में जमकर ही ठोस हो जाएगा, तो उसे पतालीय आंतरिक आग्नेय सेल या पतालीय अंतर्वेदी सेल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, दिक्कत क्या है कि पतालीय मतलब तो जमीन में तो फंसा ही है, तो जमीन में फंसा है तो ये सेल जो है अपर्दन होगा, क्योंकि अपर्दन होता है मिट्टी में, तो ऊपर का मिट्टी जब कट जाएगा, आपको ना समझ में आया नहीं, हम फिर से समझाते हैं, हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। इसको नीचे ले जाते हैं, जगह कहाँ पे है, ओके हाँ देखो जी, तो क्या है ये भाई, हम गोला पृथ्वी को बना दिए, क्या कर दिए, एक गोला सा पृथ्वी को बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये समझ लीजिए कि गोला जो है हम एक चीज़ को क्या कर दिए, बना दिए हैं, ठीक है। एक मिनट, इसका ना साइज थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, एक ही को सब समझा देते हैं, ओके। इसका जो लेयर होगा, मान लीजिए जो मैग्मा होता है इसका कलर, अरे भाई एक सेकंड, इसका जो कलर होता है ये मैग्मा का, तो रेड कलर है, गलती है पर गलती हो रहा है, वेट 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 वेट, आप लोग भी देखिए, लोग इतना ड्रामा होता है वीडियो बनाने में, ठीक है। ये क्या हो गया, पृथ्वी, और इस पे आ जाते हैं, नहीं इस पे आ जाते हैं, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेड। रेड को सिलेक्ट करेंगे इसलिए क्योंकि हमको ये देखना है कि अंदर में मैग्मा किस प्रकार से है, ठीक है। ये रेड तो हो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका जो कलर है ऐसा ही है। तो ये मान लीजिए रेड और ब्लैक क्या है हमारे पास, मैग्मा है, ठीक है। नीचे अब ये जो है ऊपर की ओर उठना चाहती है, क्या होना चाहती है, ऊपर की ओर इस टाइप से उठना चाहती है। लेकिन भाई साहब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फिर से, कि ऊपर का जो स्थल मंडल है ना ये भी बहुत मजबूत है, ठीक है, ये भी बहुत मजबूत है। तो ये जो है ना इधर के बीच में जो छिद्र होगा इस साइड में, इस साइड में इधरे जाकर ये जो भाई साहब थे, ये वाले भाई साहब, ये ऊपर जाकर खपक जाएंगे, मतलब फंस जाएंगे, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग पतालीय सेल। अब मान लीजिए कि पतालीय सेल आपका बन गया, क्या हो गया, पतालीय सेल आपका बन गया। तो पतालीय सेल में जो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे अगर पतालीय सेल का रूप वो ले लेती है, अब बन गई, ठीक है। इस टाइप से कोई पतालीय सेल ये बन जाती है, ऐसे ऐसे भी बन जाती है। अब आप नाम सुने हैं अपर्दन का, किस चीज़ का, अपर्दन को बोलते हैं मिट्टी में कटाव। अब दिमाग लगाइए कि इसको हम इरेज करते हैं, तो मिट्टियाँ तो भैया कटेगा, ऐसी रे कटेगा, देखिए ऐसी रे कटेगा, तो कट गया, कट गया, तो पतालीय सेल कट गया, इधर का भी कट गया, इधर का भी कट गया, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि धरती में से ना कोई चीज़ बाहर की ओर निकला हुआ है, धरती से बाहर निकल गया। कोई भगवान बोलते हैं कि इस जगह पे भगवान निकल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसी चीज़ को मुझे समझाना था, इसीलिए हम आपका थोड़ा सा समय इतना खींचे हैं, ओके। तो वीडियो लंबा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आंसर है इसमें, तो आई होप दैट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अभी हम लोग बढ़ते ही हैं, हाँ जी, पतालीय आग्नेय सेल, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
तो अवरोधों के कारण जो है भूगर्भीय दरारों, नलियों एवं छिद्रों में जमकर ही ठोस रूप में हो जाते हैं, तो उसे पतालीय आंतरिक आग्नेय सेल कहते हैं। सेल अपरदन के पश्चात ये धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से बहुत कुछ पतालीय सेल भी हैं, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक हो गया, सील हो गया, ज्वालामुखी ग्रीवा हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अब बहिर्वेदी हमने लिखे क्योंकि आप जान रहे हैं कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी हो जाएगा तब वो चीज़ विस्फोट हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला परतदार के लिए, हालांकि बहुत ओवर राइटिंग किया हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको इतना सेंस है कि आप लिख सकते हैं। देखिए, परतदार सेल को अवसादी सेल पहले कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। परतदार या अवसादी सेलों का क्या अर्थ है? परतदार सेलों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनकी मुख्य विशेषताओं को बताइए। ये ओवर राइटिंग पे आप ध्यान मत देना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, किसी को रोस्ट मत करो यहाँ पे। ठीक है, अगला, तो क्या क्या प्रश्न बोला कि परतदार को या अवसादी बोलेंगे, क्या अर्थ होता है, पहले अर्थ बताइए, वर्गीकरण कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को बता दीजिए, चैप्टर खत्म। पहले परिभाषा की बात करते हैं। परतदार सेल को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री का रूपांतरण है। जो परतदार है, सेडिमेंट्री का रूपांतरण होता है हिंदी में। ठीक है, जो स्वयं लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से बना है। किस चीज़ से? सेडिमेंटम से। इसका तात्पर्य होता है नीचे बैठ। तो चलिए, पता चल गया कि जो सेडिमेंटम जो वर्ड है लैटिन भाषा से लिया हुआ है, और इसी का सेडिमेंटम का ही अर्थ होता है नीचे बैठना, मतलब आग्नेय सेल से ही ये बनता है। सब कुछ लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आग्नेय सेल अपक्षयित एवं अपर्दित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में जगह जगह पर फैल जाती है, एंड उसके बाद जगह जगह पर फैल जाती है, एवं कभी कभी ये जीव जंतु या पेड़ पौधे के जमाव से भी निर्मित हो जाते हैं, मतलब उनका अवसाद बन जाता है। इसी को परतदार सेल भी कहा जाता है, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर। कॉन्सेप्ट क्लियर? अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। अगला चीज, इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। परतदार सेलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला रचना सामग्री के आधार पर, दूसरा निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के अनुसार। दो प्रकार के। अब रचना सामग्री के आधार पर आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रचना सामग्री के आधार पर परतदार सेल का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों तथा अवसादों से होता है। इसको ना हमको साइज और पतला करना पड़ेगा। ठीक है, अवसादी चट्टानों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों या अवसादों से होता है। अपक्षय क्रिया द्वारा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, अपक्षय क्रिया द्वारा चट्टानों का विघटन एवं वियोजन होने से, वियोजन मतलब होता है टूटना उठना, जो आग्नेय सेल था वो टूटेगा फूटेगा, वियोजन होने से सेल चूर्ण का निर्माण होता है, चूर्ण बालू जैसा। कुछ रासायनिक पदार्थों एवं कार्बनिक तत्वों से भी अवसादी सेल का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे हो गया बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, और कांग्लोमेरेट हो गया, चिक्का मिट्टी हो गया, नमक हो गया, जिप्सम हो गया इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे। अगला है जो सेकंड वाला था, निर्माण में भाग लेने वाले साधनों के अनुसार। परतदार सेल के निर्माण में हवा, जल, हिमानी इत्यादि का प्रमुख भूमिका होता है। रिएक्शन कर करके वो क्या कर देते हैं कि अवसादों का निर्माण कर देते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गया, नदीकृत सेल हो गया, जो नदियों द्वारा जो सेल बनाया जाता है। ओके, अगला, अब थोड़ा ना इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, इतना काफ़ी है। परतदार सेलों का, अरे भाई इतना मोटा हो गया। परतदार सेलों का वर्गीकरण, विशेषता बताना है, ठीक है ना। तो परतदार सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या यार, एक बार मोटा हो जा रहा है, एक बार पतला हो जा रहा है। ठीक है, परतदार सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। एक चीज़ आपको बताए थे जब हम जीवाश्म पढ़ा रहे थे, तो कि कभी भी अगर जीवाश्म की बात आती है तो वहाँ पे एक ही मात्र सेल आती है जिसको अवसादी कहते हैं, और अवसादी का एक और भाई है जिसको हम लोग कायांतरित सेल कहते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, परतदार सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला विशेषता है, इन चट्टानों में कई परतें होती है। ये चट्टानें मुलायम होती है एवं रवेदार रवेदार नहीं, रवे विहीन होती है। ठीक है, छोटे छोटे होता है। इन चट्टानों में जोड़ या संधियां भी पाई जाती है। जोड़ होता है लेकिन उसमें उतना जोड़ नहीं था, केवल ऊपरी भाग पे था, आग्नेय में। ठीक है, अगला पांचवा, परतदार सेल प्रविष्य होता है, मतलब पानी वानी उसमें प्रवेश कर जाएगा। बिकॉज बालू वालू है ना, इसमें पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है तथा मुलायम होने के कारण इसमें अपरदन की क्रिया भी तेजी से हो सकती है। ठीक है, अब अगला लास्ट है, आप कयांतरण से क्या समझते हैं। ठीक है, ऐसे कयांतरित चट्टानों की विशेषता बताना है, इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नहीं करना आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, फटाफट से क्लियर करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है।
इसे अंग्रेजी में मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, कयांतरण को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और एक चीज़ बता दूं, कयांतरण से बने हुए चट्टान को कयांतरित चट्टान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। अब जो मेटामॉर्फिज्म है ये लैटिन भाषा के मेटा प्लस मोर्फ नामक दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः रूप में परिवर्तन होता है। रूप में परिवर्तन को इंग्लिश में चेंज इन फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ताप या दाब के लंबे समय के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेल का रूप इस हद तक परिवर्तित हो जाए कि उन्हें मौलिक रूप में पहचानना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, कयांतरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कयांतरण। एवं कयांतरण से बनने वाले सेल को कयांत्रित सेल, क्या यार ये गलत है, कयांत्रित सेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। इसका जो विशेषता है बहुत सिंपल है। नंबर 1, सेलों में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पाया जाएगा, लेकिन बहुत लिटिल रहेगा, बहुत थोड़ी मात्रा में ये पाया जाता है। नंबर 2, इसमें भी संधियाँ पाई जाएगी। ठीक है, अगला, इसका अपक्षय आसानी से हो जाता है क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं। ये चट्टान ना ही अत्यंत कठोर होते हैं और ना ही मुलायम, जैसे संगमरमर हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, अब लास्ट है कि उष्मा या कारकों को लिखे, जो ये भी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में ही पूछेगा कि कयांतरण जो प्रोसेस है 5 या 3 मार्क्स में पूछ सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो इसमें क्या है कि तुरंत लिख देना है, 3 प्रकार के हैं। तो कयांतरण जो होता है उसमें 3 कारक आते हैं। नंबर 1, ताप एवं ऊष्मा, हीट एंड टेम्परेचर। ओके, इसमें देखिएगा चट्टानों के रूपांतरण के लिए सबसे प्रमुख कारक जो है ताप है, क्योंकि अत्यधिक ताप के कारण मूल चट्टान जो है आग्नेय हो या अवसादी पिघल जाती है, जिसके फलस्वरूप उसके खनिज एवं कणों के क्रम में अंतर आ जाता है। अगला जो नंबर 2 वाला कारक था, तो ये था आपका दबाव, जिसको प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में। भू हलचल के समय जब चट्टानों में मोड़ आने लगता है, जिसको वलन कहते हैं, तो उससे उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों में रूप परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, अगला घोल या विलयन, इस इंग्लिश में सॉल्यूशन फाइनल है, आपकी लास्ट टॉपिक है ये। जल के साथ CO2 या O2 मिलने से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिसके कारण सेलों के रासायनिक पदार्थों खनिज घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। जब इनका संपर्क चट्टानों से होता है तो सेल के रासायनिक संगठन में अंतर आने लगता है। ओके, तो समझ में आ गया। अब इसका जो वर्गीकरण था इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कयांतरण सेलों के वर्गीकरण था। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कर लीजिए। ठीक है, कयांत्रित सेलों का वर्गीकरण आसान है, क्योंकि प्रायः उन भौतिक चट्टानों के आधार पर जिनसे इसका कयांतरण हुआ है उसी चट्टान का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब कि कयांत्रित चट्टान तो लास्ट स्टेज पे बनता है, तो इससे पहले जो अवसादी और आग्नेय होते हैं उनके बारे में हमें उनका वर्गीकरण पढ़ लिए, इनका भी हो जाता है। फिर भी 2 प्रकार से हम लोग इसका वर्गीकरण कर देते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला, परतदार सेलों का कयांत्रित में परिवर्तन, की जो परतदार मतलब अवसादी होता है, अवसादी डायरेक्ट रूपांतरित हो जाएगा। कैसे, इस सेल को कयांत्रित या परतदार सेल कहते हैं। ठीक है, कयांत्रित परतदार सेल कहते हैं। इसमें चिक्का व स्लेट, चूने का पत्थर का संगमरमर तथा बलुआ पत्थर से क्वार्टज में कयांतरण हो जाता है। इस सेल को पारामेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर 2, आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल में कैसे बदलेगा। जब आग्नेय सेलों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय कयांत्रित सेल कहा जाता है। ग्रेनाइट से नीस में कयांतरण इत्यादि। चैप्टर हो गया खत्म। एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में काम कर देगा ये चीज़। ये एक टेबल हम दिए हैं कि मौलिक रूप में अगर चूने का पत्थर है तो उसको ताप मिलेगा, मतलब एक सहायक रूप मिल जाएगा, तो कयांत्रित पे वो संगमरमर बनेगा। कोई डोलोमाइट या खड़िया है, खड़िया, इसमें टेम्परेचर मिलेगा तो संगमरमर बन जाएगा। देख रहे हैं ना, संगमर लिखिए खाली, संगमरमर ऐसे, एक बार आउमर। ठीक है, आगे बिटुमेन जो है उसमें अगर उष्ण लावा रहे लेकिन शुष्क मात्रा में रहे तो उसको एंथ्रासाइट, मतलब कोयला का एक प्रकार होता है एंथ्रासाइट। कांग्लोमेरेट एवं बेसाल्ट है, ताप दाब के चलते नीस में परिवर्तित हो जाएगी। अगला बलुआ पत्थर है, उसको ताप दाब दीजिएगा, क्वार्टज बन जाएगा। ये जो इधर वाला है ना, सब कयांत्रित सेल का एग्जांपल है। गैब्रो जो है इसको ताप दीजिएगा, सरपेंटाइन बन जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया। और इसका एक वीडियो होगा, आपको सर्च करना है पेट्रोलॉजी जियोलॉजी क्लास 12 और मेरा चैनल साथ जो लेक्चर आएगा उसको कंप्लीट आप देख लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप दैट वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हम इंट्रो उतना बोले कि नहीं बोले मुझे पता नहीं, क्योंकि वीडियो पहले शूट हो रहा है, इंट्रो बाद में होगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।